गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए पार्ट सेकंड के ज्योग्राफी का जो पेपर सेकंड है आपका, वो है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल। उसमें हम आज पहला टॉपिक यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है आपका आर्थिक भूगोल, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका ये जो सेकंड पेपर है वो पूरी तरीके से आर्थिक एवं संसाधन भूगोल पर केंद्रित है। इसीलिए हमारे लिए सबसे पहले जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि आखिर आर्थिक भूगोल है क्या। तो इसकी हम सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। देखिए, आर्थिक भूगोल क्या है? मानव भूगोल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें हम ये देखते हैं कि पृथ्वी तल के धरातल पर प्राकृतिक संसाधन क्यों है, किस तरीके से है, कहाँ हैं, उनका उपयोग कैसे होता है, इन सब का हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि आर्थिक भूगोल क्या है। तो जो विभिन्न यदि आर्थिक क्रियाओं का हम भौगोलिक संदर्भ में यदि अध्ययन करें तो वो शाखा क्या कहलाएगी? आर्थिक भूगोल कहलाएगी। परिभाषा रूप में हम ऐसे कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल क्या है? पृथ्वी तल पर मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनकी क्षेत्रीय विविधताओं, उनकी विशेषताओं, उनके स्थानिक वितरण का मतलब क्या हुआ? उन जो भी क्रियाएं हैं उनकी अवस्थिति और उनके संबंधों का अध्ययन है। अर्थात इसमें हम क्या करते हैं? आर्थिक वितरण के प्रतिरूप, उनके कारक, प्रक्रिया इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो विभिन्न आर्थिक क्रियाएं हैं उनका हम भौगोलिक संदर्भ में यदि अध्ययन करें तो वो भूगोल की शाखा क्या कहलाएगी? आर्थिक भूगोल कहलाएगी। इस शाखा को हम भू अर्थ विज्ञान, जियो इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। तो आपका जो पहला टॉपिक है आर्थिक भूगोल की परिभाषा, उसमें एक ये मुख्य परिभाषा आप दे देंगे। इसके अलावा आप विभिन्न विद्वानों उनके द्वारा जो परिभाषाएं दी है उसमें से आप कोई भी 3-4 परिभाषा एग्जाम में लिख सकते हैं। जैसे कि एक विद्वान थे रुडोल्फ वेटगेंस, उन्होंने क्या कहा था कि आर्थिक भूगोल विभिन्न प्रदेशों में पृथ्वी की संसाधनता तथा मनुष्य के जो आर्थिक कार्य है उनकी अन्योन्य क्रिया का अध्ययन, विशेषता, उनके परिणाम, इन सब के वितरण की व्याख्या करता है। वहीं पर ग्रिगोर कहते हैं कि आर्थिक भूगोल में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि मानव अपनी प्राकृतिक परिस्थितियों की भिन्नता के साथ में विभिन्न स्थानों पर किस प्रकार संतुलन करता है। हटिंगटन कहते हैं कि मानव व्यवसाय, दक्षता और उनकी आवश्यकता जैसे कि कला, धर्म, प्रशासन, शिक्षा, सभ्यता इत्यादि के अन्य पक्षों पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव की जो सीमा है उसका अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी 3-4 विद्वानों की परिभाषा इस टॉपिक में दे सकते हैं। तो आप एक मुख्य परिभाषा याद रखिएगा और कुछ 3-4 भूगोलवेत्ताओं की परिभाषा इस टॉपिक में लिख दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर आर्थिक भूगोल की शाखाएं। आर्थिक भूगोल एक बहुत बड़ी ब्रांच है। इसके बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र के कारण से हमने इसे क्या किया है? कुछ उप शाखाओं में विभाजित कर दिया है। इसकी जो पहली उपशाखा है वो है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल क्या है? आर्थर यंग थे, उनको कृषि भूगोल का जनक कहते हैं और नाम से आपको समझ आ रहा है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे? कृषि तत्व जैसे खेती, फसल की पद्धति के स्थान, वितरण इत्यादि का अध्ययन करेंगे। साथ इस वितरण की व्याख्या है वो भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न जो कारक है उनकी अन्योन्य क्रियाओं के रूप में कर सकते हैं। अर्थात कृषि भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं? जो भी परिस्थितियां हैं कृषि के लिए उनका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। कृषि भूगोल का जो मूल उद्देश्य है वो यही स्पष्ट करना होता है कि भिन्न भिन्न वातावरण में जो उपलब्ध भूमि है उसका हम सर्वोत्तम उपयोग कृषि के लिए किस प्रकार कर सकते हैं। आर्थिक भूगोल की जो दूसरी शाखा है वो है औद्योगिक भूगोल। ये आर्थिक भूगोल की वो शाखा है जिसमें हम विनिर्माण उद्योगों की अवस्थिति, विकास, उत्पादन, वितरण इत्यादि का अध्ययन शामिल करते हैं। अर्थात इसमें वो सब क्रियाएं शामिल होती है जिसमें विनिर्माण उद्योगों की अवस्थिति, औद्योगिक उपवन, औद्योगिक नगर, औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, औद्योगिक प्रदेश
औद्योगिक सम्मिश्रण, औद्योगिकरण इत्यादि सभी जो क्षेत्रीय विभिन्नताओं के संदर्भ में उनका हम व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। संसाधन भूगोल में हम पृथ्वी के जो समस्त संसाधन हैं उनकी विशेषताएं, उनके उत्पादन और उनके जो क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप है उनका अध्ययन करते हैं। वहीं पर यदि हम वाणिज्य भूगोल की बात करें तो इसमें हम विभिन्न जो देशों के व्यापार के साधन, उनके व्यापारिक केंद्रों के विकास, उनके उन्नति के कारण इत्यादि का अध्ययन करते हैं। और जो अंतिम ब्रांच है वो है परिवहन भूगोल। परिवहन भूगोल में हम दूरी की जो माप संकल्पना है, परिवहन और स्थानिक संरचना, परिवहन एवं स्थानिक प्रक्रियाएं, परिवहन लागत, परिवहन विकास की आदर्श दशाएं, परिवहन का जाल विश्लेषण, संयोजकता, संगम स्थल, अभिगम्यता इत्यादि विभिन्न जो पॉइंट्स है इनका हम अध्ययन करेंगे। अब जो आपका सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक था आपका आर्थिक भूगोल की परिभाषा और सेकंड आपका टॉपिक है आर्थिक भूगोल की प्रकृति। देखिए, शुरुआत से लेकर अभी तक यदि हम आर्थिक भूगोल की प्रकृति देखें ना तो उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। 1860 में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके कारण से जो आर्थिक भूगोल है उसकी प्रकृति में काफ़ी ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन हुए, क्योंकि इस क्रांति से हमें विभिन्न संसाधनों की खोज हुई, विभिन्न अज्ञात क्षेत्रों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई, उनके बारे में कार्य होने लगा, विभिन्न यंत्रों की खोज हुई, तकनीकी विकास हुआ, वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ। इन सब कार्यों से जो मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं पहले जो जिस तरीके से की जाती थी और औद्योगिक क्रांति के बाद में वो अलग तरीके से की जाने लगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक भूगोल की प्रकृति है उसमें प्राचीन समय से वर्तमान समय के अंदर लगातार क्या है, काफ़ी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। फिर भी जो आर्थिक भूगोल की प्रकृति वगैरह है इसके बारे में बहुत से शोध पत्रिकाओं में काफ़ी पत्र प्रकाशित हुए हैं। जो वैज्ञानिक गोष्ठी है, जो भौगोलिक विचार विमर्श होते हैं, उनसे जो निष्कर्ष निकलता है उस आधार पर हम आर्थिक भूगोल की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो आर्थिक भूगोल की प्रकृति है वो है, आर्थिक भूगोल क्या है, पृथ्वी तल का विज्ञान है। पृथ्वी तल के विज्ञान का मतलब क्या है कि वो समस्त भूभाग जिसका प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव उसके जो ऊपरी तल और जो संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं हैं उन पर पड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी आर्थिक व्यवसाय होंगे वो सब क्या होंगे, भूतल पर ही संचालित होंगे। और इसमें समस्त स्थलखंड, जल भाग, भूगर्भ में स्थित खनिज पदार्थ, वातावरण की निचली जो परतें हैं, सौरमंडल से इसका संबंध वगैरह, ये सब गतिविधियां क्या होती है, अप्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित होती है। और वो सब क्या है, पृथ्वी तल से संबंधित है ना। तो आर्थिक भूगोल क्या है, एक तरीके से पृथ्वी तल का ही विज्ञान है। और पृथ्वी तल ही क्या है, आर्थिक भूगोल के विषय का मूलाधार है। जो सेकंड इसकी प्रकृति है वो है, आर्थिक भूगोल क्या है, विभिन्न तत्वों में जो व्याप्त अंतर संबंध है उनका और जो अंतर प्रक्रिया है उनका विवेचन है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो अध्ययन का स्वरूप है ना वो आर्थिक भूगोल का प्राकृतिक विज्ञानों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो कोई भी तत्व है या तत्व समूह है वो विशेष रूप से यहाँ पर परिभाषित और परिसीमित होता है। साथ ही यदि हम देश काल के संदर्भ में बात करें तो ये आर्थिक भूगोल क्या है, विश्व की वास्तविकता को अभिव्यक्त करता है। और इस परिणाम की जो प्राप्ति है वो वास्तविक जगत की जो किसी तत्व विशेष है उसकी प्रकृति के गहन अध्ययन से ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक भूगोल जो तत्व है उनके अंतर संबंध और अंतर प्रक्रिया से जो प्रादेशिक विषमता का जन्म होता है उसका प्रतिफल होता है। आर्थिक भूगोल की जो तीसरी प्रकृति है वो है, आर्थिक भूगोल प्रादेशिक समाकलन का विज्ञान है। यदि हम प्रादेशिक समाकलन की बात करें तो जो आर्थिक भूगोल है वो मात्र तत्वों के परस्पर जो संबंध है उनका ही अध्ययन नहीं करता है, बल्कि ये प्रादेशिक समाकलन अर्थात जो क्षेत्र के स्वरूप निरूपण करता है उसका अध्ययन करने वाला क्रमबद्ध विज्ञान है।
यदि हम कहें कि ये प्रादेशिक समाकलन का विज्ञान, उसका मतलब क्या है कि हमें प्रादेशिक समाकलन का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हमें किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश में मिलने वाले जो भी प्राकृतिक, जैविक और मानवीय तथ्य हैं, इनके बीच में परस्पर अंतर संबंधों को समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उनके अंतर्गत ही हम जो बाह्य तत्व है उनको भी सम्मिलित करते हैं। और इस कारण से जो आर्थिक भूगोल है उसमें भूदृश्य यानी कि लैंडस्केप की जो संकल्पना है उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था। आर्थिक भूगोल की नेक्स्ट जो प्रकृति है वो है संश्लेषणात्मक विज्ञान की। आर्थिक भूगोल एक संश्लेषणात्मक विज्ञान तो है ही, क्योंकि इसके अंतर्गत जो प्रदेश विशेष है उसके विविध तत्व और उनकी जो अंतर प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा जनित जो समग्र स्वरूप है उसका समाकलन करना ही इसकी अध्ययन की प्रमुख विशेषता होती है। क्योंकि हम जब कोई भी विषय है उसकी जटिलता को हम समझने की कोशिश करते हैं तो दो प्रक्रियाएं अपनाते हैं। पहली प्रक्रिया होती है हमारी विश्लेषण की प्रक्रिया और दूसरी होती है हमारी संश्लेषण की प्रक्रिया। और जो संश्लेषण से परिणाम हमें प्राप्त होता है वो काफ़ी विश्वसनीय होता है, क्योंकि इस अध्ययन में किसी भी तत्व विशेष का ही नहीं बल्कि विविध तत्वों के हम समाकलित समग्र स्वरूप का हम अध्ययन करते हैं। इसीलिए ये एक संश्लेषणात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल व्यवहारिक समस्याओं के समाकलन और निराकरण का प्रयास करता है। समाकलन और निराकरण का विज्ञान है। यानी कि हम लोग जो आर्थिक भूगोल में ज्ञान वगैरह प्राप्त करते हैं उसका उद्देश्य हमें सिर्फ गहन ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग हमें मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए भी करना जरूरी हो जाता है। इसमें जो भूगोलवेत्ता होते हैं वो अपने ज्ञान, सोचने के दृष्टिकोण, भौगोलिक विधि, तकनीक इत्यादि का अनुप्रयोग विश्व के जो विविध क्षेत्रों की स्थानीय समस्याएं हैं उनके समाधान करने और उनकी आर्थिक, सांस्कृतिक समृद्धि की योजनाओं के निर्माण इत्यादि करने में लगाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल की मुख्य विषय वस्तु क्या है? व्यवहारिक जो समस्याएं हैं उनके समाकलन और निराकरण करने की है। अब हमारा जो इस फर्स्ट टॉपिक का जो तीसरा सब पार्ट है वो है आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं, उसमें हम पहली विशेषताएं देखते हैं। जो इसके विषय क्षेत्र है इसकी प्रमुख अवधारणाएं, इसके संबंध में 3-4 प्रमुख अवधारणाएं दी गई है, क्योंकि जो आर्थिक भूगोल के तत्व होते हैं वो हमें पता है कि बहुत तेज़ी से बदलते रहते हैं। अतः किसी देश की उपज, व्यापार और आर्थिक प्रगति का वर्णन देते समय हमें उसका काल है वो केवल कुछ वर्षों के लिए हम लोग दे सकते हैं। इसलिए इसके संबंध में कुछ विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा की यदि हम बात करें वो क्या कहते हैं कि जो आर्थिक भूगोल है वो मानव की जो आर्थिक क्रियाएं और उनके जो जीविकोपार्जन के साधन है सिर्फ उनका अध्ययन ही होता है। जबकि इसकी जो दूसरी विचारधारा है वो कहती है कि ये मानव के जो भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण है उनका अध्ययन करता है और इसका प्रभाव उसके जीवन, कार्य इत्यादि पर पड़ता है। और तीसरी विचारधारा क्या कहती है कि ये जो आर्थिक भूगोल है ये विश्व के जो विभिन्न भाग है उनमें पाए जाने वाले कृषि, खनिज, औद्योगिक साधनों के उत्पादन, वितरण, उपभोग, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन इन सब का समुचित अध्ययन करता है। इसीलिए ये सभी तथ्य क्या है? आर्थिक भूगोल की जीवन रेखा कहे जाते हैं। ठीक है। अब आर्थिक भूगोल का दूसरा विषय क्षेत्र क्या है? उत्पादन संबंधी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। इसमें कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं? पहला है प्राथमिक उत्पादन। प्राथमिक उत्पादन में कौन से कार्य होंगे? जो मनुष्य डायरेक्ट हमें नेचर से जो प्राप्त होता है वो प्राथमिक उत्पादन में आ जाएंगे, जैसे कि वन्य पदार्थों का एकत्रीकरण, आखेट, मत्स्य उत्पादन, लकड़ी काटना, कृषि, खनन, ये सब प्राथमिक उत्पादन में। द्वितीयक उत्पादन की बात करें तो उसमें वो सब कार्य आएंगे जो हम प्रकृति से जो हमें पदार्थ प्राप्त हुए हैं उनका हम स्वरूप परिवर्तित करके उनकी उपयोगिता को बढ़ाकर काम में लेते हैं, जैसे विनिर्माण उद्योग। और तृतीयक उत्पादन में क्या आ जाएगा? इसमें जो वस्तु वितरण की व्यवस्था और जो सेवा क्षेत्र है वो मुख्य रूप से आते हैं, जैसे व्यापार, वाणिज्य, विपणन केंद्र, संचार, ये सब तृतीयक उत्पादन में आ जाएंगे।
नेक्स्ट जो हमारा विषय क्षेत्र है वो है आर्थिक भूगोल के प्रतिरूपों का अध्ययन। प्रतिरूपों का मतलब क्या है? जो आर्थिक क्रिया के जो मूर्त और अमूर्त आधार और लक्षण है उनसे है। और इसके जितने भी प्रतिरूप हैं उनको हम 3 वर्गों में रख सकते हैं। पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो गया जनसंख्या और तीसरा हो गया उत्पादन के आधार। इन्हीं सब का हम अध्ययन आर्थिक भूगोल में करते हैं। हमारा 4th पॉइंट है जो विभिन्न तत्व और कार्य है उनका प्रादेशिक स्तर पर विद्यमान भूवैन्यासिक संगठन प्रतिरूप। इसमें हम जो प्रत्येक आर्थिक तत्व या उसके जो कार्य है उसकी कार्यात्मक भूमिका और अन्य तत्वों से जो कार्यात्मक अन्योन्याश्रितता है इसके अध्ययन पर बल देते हैं। इस प्रक्रिया में हम खाद, पानी, धूप वगैरह इन सब की भूमिका का काफ़ी गहन अध्ययन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्राविधिक विकास क्रम के प्रसंग में इस कार्यात्मक संगठन में समायोजन की प्रक्रिया। हम सब जानते हैं कि जो अर्थतंत्र है इसमें ये जो भूवैन्यासिक संगठन होता है वो कभी भी स्थायी नहीं होता, वो लगातार चलता ही रहता है। और क्यों परिवर्तनशील होता है ये? इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? प्राविधिक अभिज्ञान मतलब टेक्नोलॉजी की समझ। टेक्नोलॉजी की जब हम समझ आती है तो हम समझ सकते हैं कि भूवैन्यासिक समायोजन है इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसमें बदलाव शुरू हो जाता है और फिर उन सब में समायोजन किस तरीके से होता है यही हमारा आर्थिक भूगोल का मुख्य विषय क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी संतुलन का पॉइंट। हम जब आर्थिक गतिविधियां करेंगे तो हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा और हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हम किसका ध्यान रखेंगे? गुणात्मक जीवन स्तर का भी ध्यान रखेंगे। तो ये भी आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु ही होती है। साथ ही इस विषय में कुछ मौलिक संकल्पनाओं का भी हमें अध्ययन करना होता है। ठीक है। इसके अलावा हम कुछ आर्थिक भूदृश्यों का भी इसके अंदर अध्ययन करते हैं, जैसे परिवहन और व्यापारिक भूदृश्य, औद्योगिक भूदृश्य इत्यादि। हमें खनिजों का अध्ययन करना होगा कि कौन सा विशेष खनिज कहाँ मिलता है, उसके भंडारण की मात्रा कितनी है, जमाव की दशा कैसी है, उस पर जो मानवीय दशाएं जैसे तकनीक, दक्षता का स्तर कैसा है, श्रमिक हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, ये सब का अध्ययन आर्थिक भूगोल का ही विषय क्षेत्र है। इसके अलावा हमें कृषि संबंधी अध्ययन भी करना पड़ेगा, जैसे कि कृषि का प्रकार कौन सा उस क्षेत्र विशेष में है, उसका वर्गीकरण, उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कृषि का प्रादेशिकरण, ये सब। नेक्स्ट है परिवहन और व्यापार के बारे में भी हमें अध्ययन करना होगा कि किसी क्षेत्र विशेष में किस प्रकार का परिवहन सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर व्यापार की कैसी स्थिति है। जो विभिन्न आर्थिक संगठन है जैसे कि गेट, विश्व व्यापार संगठन, यूरोपीय आर्थिक जो समुदाय है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन इत्यादि इत्यादि, इन सब का भी अध्ययन हमें आर्थिक भूगोल में ही करना होता है। साथ ही आर्थिक भूगोल का अन्य जो विषय है जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान इत्यादि विभिन्न विषयों से इसका संबंध कैसा है, ये सब भी आर्थिक भूगोल का ही विषय क्षेत्र है। धन्यवाद।